उस काम को करने में थोड़ा डर रही थी, पर क्या करती और कोई रास्ता भी तो नहीं सोच रहा था, इसलिए हिम्मत करके उसने उस तरफ कदम बढ़ा ही लिया। साधारण नैन नक्श वाले मीनू का अगर पास देखा जाए तो वो साधारण नहीं था, वह अपने गुणों में विशेष थी। स्कूल हो या फिर कॉलेज, हर जगह उसकी एक खास पहचान बनी रहती थी। स्कूल कॉलेज के सभी टीचर्स व स्टूडेंट्स की वह हमेशा से चहेती रहा करती थी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना होती जिसमें मीनू पार्टिसिपेट करे और फर्स्ट ना आए। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी। अपने कैरियर के प्रति वह बहुत महत्वाकांक्षी थी, परंतु शादी होने के बाद सारी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई। उसकी बड़े घर में शादी हुई थी। ससुर सरकारी बैंक में जीएम के पद से रिटायर हुए थे। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा एसडीएम था तो वहीं मझला बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। सास और दोनों जेठानियां हाउसवाइफ थीं। बड़ी जेठानी 12वीं पास थी तो वहीं छोटी जेठानी बीए आर्ट से पढ़ी थी। दोनों को ही घर के कामकाज कर टीवी पर सीरियल देखना ही पसंद था। मीनू के पति को नौकरी ना कर बिजनेस में इंटरेस्ट था, सो पिता ने लखनऊ में फर्नीचर का बड़ा शोरूम खुलवा दिया था। पर मीनू के पति की लापरवाही से वह बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल पा रहा था। मीनू और राजेश की 2 बेटियां थीं। बड़ी 10 साल की थी और छोटी 6 साल की। दोनों का बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया था, पर कभी कभी फाइनेंशियल दिक्कत इतनी आ जाती थी कि उन्हें बच्चों की फीस के लिए भी बड़े भाइयों या पिता का सहारा लगाना पड़ता था, जो मीनू को जरा भी पसंद नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि राजेश उसे नौकरी करने की परमिशन दे दे। आखिर उसने साइकोलॉजी में पीएचडी जो कर रखा था, पर हर बार राजेश यह कहकर टाल देता कि हमारे घर की औरतें बाहर नौकरी करने नहीं जाती हैं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर पिताजी और भैया लोग गुस्सा करेंगे। देखो, भाभी लोगों ने तो कभी ट्राई नहीं किया नौकरी वोकरी के लिए, फिर तुम्हें क्यों इतनी आफत आई है। मीनू अंदर ही अंदर खींच जाती थी और सोचती, आखिर मेरी जिठानियों का क्या मेल। 12वीं पास और बीए पास के लिए कहाँ रखी है आजकल नौकरी, और फिर उनके पतियों की तो सरकारी नौकरी है तो उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर तो मेरी कहानी अलग है। अगर इनकी भी कोई ठीक ठाक सरकारी नौकरी होती तो मुझे भी क्या पड़ी थी जॉब की। पर इन्हें कैसे समझाऊं कि उन लोगों से पैसा लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी नहीं, पर कभी ना कभी तो उनके मन में ये बात आ ही जाएगी कि कब तक हम लोग खर्च उठाते रहेंगे। मीनू के ससुराल की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। आपस में सबके बच्चे मिलजुल कर रहते, खाते, खेलते और स्कूल जाते। दादा दादी को भी बहुत अच्छा लगता। घर में नौकर चाकर भी लगे थे। तीज त्योहार तो बहुत ही अच्छे से मनाते। आपस में एक दूसरे से प्यार और लगाव भी बहुत था। पर मीनू स्वाभिमानी स्त्री थी। उसका भी मन करता था घर के किसी भी इन्वेस्टमेंट में उसका भी हाथ हो, लेकिन उसके पति की इतनी कमाई ही नहीं हो पाती थी। बहुत ही लापरवाह इंसान था वह। परिवार के सपोर्ट और उन पर डिपेंड रहने के चलते वह अपना कभी सोच ही नहीं पाया कि काम पर ध्यान देकर अपना बिजनेस बड़ा करना चाहिए। राजेश को यारी दोस्ती भी बहुत निभानी होती थी। आए दिन दोस्तों के साथ 15-15 दिन बाहर टूर का प्लान बना लेता था। कभी भी मीनू और अपनी बच्चियों को साथ में नहीं ले जाता। अगर कभी कभार मीनू कहती कहीं तो हम लोगों को भी घुमा लाओ, तो कहता मम्मी और भाभी क्या सोचेंगी, वो लोग भी तो नहीं जाते कहीं, और फिर तो मैं बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ, घूमने और ऐश करने थोड़े ही जाता हूँ। बस मीनू चुप हो जाती। आखिर कर भी क्या सकती थी। राजेश के इसी आदत की वजह से बिजनेस में खासा लॉस का सामना करना पड़ा। आखिर में शोरूम बंद ही करना पड़ गया। पिता और भाइयों ने राजेश को घर की खेती बाड़ी संभालने की सलाह दी। गांव में अच्छी खासी जमीन थी जो उचित देख रेख ना कर पाने के कारण खराब हुई जा रही थी। राजेश ने डिसाइड किया कि वह और मीनू बच्चियों को यही छोड़कर थोड़े दिन गाँव में रहेंगे। बेटियां भी आराम से रुकने को तैयार हो गई थी। मीनू को गांव जरा भी पसंद नहीं था। गांव की लाइफ उसने कभी देखी भी नहीं थी, लेकिन आखिर करती भी क्या। पति और घर के बड़ों का आदेश सर आंखों पर। दोनों अगले दिन गांव पहुंच जाते हैं। वहां एक नौकर रहता है जो घर की देखभाल करता था। मीनू और राजेश के पहुंच जाने पर वह बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह ही राजेश फार्म की ओर निकल जाता है और मीनू घर में रहती है। नेटवर्क ठीक ना होने के कारण मोबाइल पर ना ही ठीक से किसी से बात
बात हो पाती है और ना ही गूगल और यूट्यूब ही चला पाती है। सारा दिन वह बुरी तरह बोर हो जाती है। अगले दिन वह भी राजेश के साथ चलने का प्रस्ताव रखती है तो राजेश उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें तमीज वमीज है कि नहीं? तुम इस गांव की बहू हो। आज तक भाभी लोग तो छोड़ो, मम्मी भी गांव में कभी निकली तक नहीं है, और मैं चलूँ तुम्हारी नुमाइश कराऊँ? और फिर गुस्से में निकल जाता है। उस दिन मीनू अपने आप को बहुत ही असहाय मान रही थी। जी भरकर फूट फूट कर रोते रोते वह सो जाती है। अगले दिन फिर से वही रूटीन। राजेश फार्म की ओर चला जाता है और मीनू अकेली घर में बोर होती रहती है। यही सिलसिला चलते लगभग 15-20 दिन हो जाते हैं। मीनू का बचा खुचा उत्साह भी खत्म हो जाता है और वह बहुत निरुत्साहित व बुझी बुझी सी रहने लगती है। राजेश अलग ही हर समय चिड़चिड़ाता व गुस्सा करता रहता है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे में लेटी हुई थी तो अचानक उसको विचार आता है कि उसके पापा हमेशा कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती, तो क्यों ना मैं यहाँ की लड़कियों को पढ़ाने लगूँ जो गांव से दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती। इस तरह उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और मेरा मन भी लगने लगेगा, वरना तो मैं डिप्रेशन में आकर अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर लूँगी। शाम को जब राजेश आता है तो वह उससे इस काम की परमिशन ले लेती है। राजेश की परमिशन मिलते ही मीनू की आंखों में चमक आ जाती है और वह नए उत्साह से भर जाती है। अगले ही दिन वह नौकर से कहकर गांव की पढ़ाई की इच्छुक लड़कियों को बुलवा लेती है और उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। मीनू अब बहुत खुश रहने लगती है। बेटियों से भी हर दिन बात करके उनका हाल चाल जान लिया करती है। बेटियां भी वहाँ बहुत मस्त रहती हैं तो उसे ज़्यादा चिंता भी नहीं रहती है। धीरे धीरे इसी तरह कब 1 महीना बीत जाता है पता ही नहीं लगता। एक दिन की बात है जब घर का नौकर रात 3 बजे उठता है तो आसमान में काले घने बादल छाए रहते हैं। उसे याद आता है कि छत पर गेहूं फैलाए गए थे जो समेटे नहीं गए थे। वह भागकर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जैसे ही जाता है तो जीने का दरवाज़ा खुला पाता है और वहाँ से आती हल्की रोशनी और बुदबुदाने की आवाज़ सुनकर डर जाता है। उसे लगता है कि कोई चोर वगैरह आ गए हैं। वह वापस आकर छुप जाता है। थोड़ी देर छुपे रहने के बाद वह देखता है कि मीनू ऊपर से नीचे आ रही है। उसे समझ नहीं आता कि बहू रानी आखिर उस छत पर क्यों गई थी, जबकि इनके आने पर राजेश भैया और मैंने उन्हें उस छत पर जाने को मना किया था। दरअसल मेन घर से हटकर थोड़ी दूर पर राशन वगैरह स्टोर करने के लिए अलग से स्टोर रूम बनाए गए थे और उसकी छत गांव के दूसरे लोगों के घरों की छत से लगी हुई थी। कभी कभी लोगों को ज़रूरत पड़ती तो वो छत दूसरे लोग भी राशन सुखाने व सोने में यूज़ कर लिया करते थे। नौकर ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में यही बात चलती रहती है। खैर ये दिन तो बीत जाता है। अगले दिन फिर रात को 3 बजे जब नौकर उठता है तो फिर से जीने का दरवाज़ा खुला पाता है। वहाँ से आती आवाज़ और हल्की रोशनी उसके मन में मीनू के प्रति शक पैदा कर देती है। अगले 3 दिन तक लगातार वह यह नज़ारा देखता है। अब उससे रहा नहीं जाता तो वह राजेश से सारी बातें कह सुनाता है। अब राजेश को तो काटो तो खून नहीं, वह मीनू से ज़्यादा नौकर पर विश्वास करता है और अगले दिन वह खुद मीनू को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है। अगली रात फिर मीनू 3 बजे धीरे से उठकर दूसरी छत पर जाती है। पीछे से राजेश भी दिमाग में दुनिया भर की बातें सोचते हुए निकल लेता है। मीनू को इस तरह जाते देख वह क्रोध से भर जाता है और अपनी पिस्टल भी निकाल लेता है और सोचता है आज चाहे कुछ भी हो मैं इस औरत को ख़त्म कर दूंगा। इसी गुस्से में वह लगभग 15 मिनट रुककर ऊपर की तरफ रुख करता है। वह धीरे धीरे दबे पांव जीने पर चढ़ जाता है। उसने भी देखा एक हल्की सी लाइट आ रही है और धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाज़ भी आ रही है। बस वह अब और देर नहीं कर सकता। सोचकर पिस्टल आगे करते हुए दरवाजा धाड़ से पटकते हुए छत पर पहुंच जाता है। मीनू जैसे ही राजेश को इस रूप में देखती है वह डर के मारे कांपने लगती है। जैसे तैसे आवाज निकाल कर पूछती है क्या हुआ। राजेश लगभग चिल्लाते हुए कहता है कौन है वो जिससे मिलने तू आधी रात में चुपके से ऊपर आती है। मीनू वहीं पत्थर जैसी हो जाती। ये क्या कह रहे हैं आप?
आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैं तो यहाँ पूजा करने आती हूँ, ब्रह्मांड और प्रकृति से आपकी उन्नति की प्रार्थना करने आती हूँ, क्योंकि मुझे अटूट विश्वास है कि मेरी प्रार्थना इस समय प्रभु ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि जब सारी दुनिया सो रही होती है उस समय हमारी प्रार्थना प्रभु तक यकीनन पहुँचती है और वह 100% पूरी होती है। क्योंकि मेरा मानना है जब कोई चीज़ दिल से मांगी जाती है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। मैं ब्रह्मांड से बोल बोल कर अपनी दुआ कबूल करने का आग्रह करती हूँ। राजेश ने सच में देखा कि एक दीपक जल रहा था, वहाँ पर कुछ फूल भी पड़े थे। अब उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वह बहुत शर्मिंदा होता है और मीनू से माफ़ी भी मांगता है। अब राजेश को ये रियलाइज़ होता है कि मीनू के साथ उसने कितना गलत किया। उसी पर डिसाइड करता है कि वह मीनू को जॉब करने की इजाज़त दे देगा और वह गांव में अकेला ही खेती संभालेगा। मीनू को उसका यह परिवर्तित व्यवहार देखकर यकीन हो जाता है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तो इसी तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इसी तरह की ढेर सारी कहानियाँ। तो मिलती हूँ आपसे नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।